हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटेक्निक के ईडीडीई फर्स्ट और सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग इंटरनल वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल वायरिंग कैसे होता है, क्या होता है, कैसे कब करते हैं, कहाँ पर करते हैं, सारे कंडीशन को के साथ साथ उसकी वायरिंग मेथड और सिस्टम को जानेंगे। तो जिसमें पहला हम लोग पहले आंतरिक वितरण सिस्टम पढ़ते हैं। तो आंतरिक वितरण वितरण सिस्टम में क्या है कि देखिए, जैसे कि क्या है कि हम किसी भी विद्युत को कहाँ से लिए और कहाँ कहाँ दिए और कहाँ पर जाकर उसकी यूटिलाइज हुआ। मतलब एक सिस्टम होता है कि जहाँ से लेना और फिर कहाँ तक उसको पहुँचाना। तो मतलब एक जगह से जनरेशन से लेना और यूटिलाइजेशन तक पहुँचाना में जो सिस्टम बनता है वायरिंग के संबंध में, वो उसी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोग का हेडिंग आंतरिक वितरण प्रणाली है। विद्युत उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा मापी तक विद्युत सप्लाई दी जाती है। ऊर्जा मापी के बाद संस्थापन में उपभोक्ता द्वारा विभिन्न विद्युत बिंदुओं के लिए विद्युत देना आंतरिक वितरण प्रणाली कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं वितरण प्रणाली के बारे में। लोग हम समझे कि क्या होता है, कैसे होता है, इस सिस्टम को समझे पहले। तो इस सिस्टम कैसे होता है, चलिए देखिए। दिया है वितरण बोर्ड प्रणाली। तो वितरण बोर्ड प्रणाली क्या होता है, वितरण बोर्ड प्रणाली में क्या होता है, सबसे पहले इसमें बात आती है कि वितरण बोर्ड। तो वितरण बोर्ड मतलब इंग्लिश में कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मतलब इस सिस्टम में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को यूज करेंगे, तभी इसी इसलिए इस सिस्टम को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम यानी वितरण बोर्ड सिस्टम। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर 230 वोल्ट की सप्लाई दी गई है और 50 हर्ट्ज। ठीक है, जिसमें एक बस बार है, मतलब एक बस बार है या लाइन है। तो उस लाइन से क्या किया गया है, हम जो क्या है, जैसे कि ये यहाँ पर हमारा घर का पोल होता है, उस पोल से जो लाइन लाते हैं तो अपने घर में लाते हैं। तो अपने घर में लाने के बाद उसको देते कहाँ है, एक एनर्जी मीटर में। तो ये हमारा एनर्जी मीटर है। ठीक है, ये एनर्जी मीटर है। इस एनर्जी मीटर से फिर जो लाइन आता है उसके बगल में ही रहता है 0.5 मीटर की दूरी पर एक मेन स्विच बोर्ड होता है। तो मेन स्विच बोर्ड यहाँ पर होता है, ये हमारा हो गया मेन स्विच बोर्ड। मेन स्विच बोर्ड के बाद क्या होता है, वो जो लाइन होती है उसके जस्ट बगल में एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होती है, जो फर्श से मतलब फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगी होती है। जिसमें हमारा क्या होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, उसमें 10 सर्किटें निकली होती हैं। अर्थात उसमें देखा जाए तो इस प्रकार से उसकी व्यवस्था बनी होती है उसके अंदर की। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, और ये हमारा एक लाइन हो गया, और एक लाइन ये हो गया, ये हमारा फेस का हो गया, और ये हमारा न्यूट्रल का हो गया। तो फेस वाली जो लाइनें आएंगी, जो हमारी फेस वाली लाइनें आएंगी, वो हमारा देखिए देखिए आकर के इसमें जुड़ जाएंगी। ठीक है, और जो न्यूट्रल लाइनें आएंगी वो आएगा तो ये इसमें जुड़ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, फेस न्यूट्रल के तो बारे में बात होगी। ठीक है, फेस न्यूट्रल के बारे में बात हो गई। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, एक फेस मतलब एक फेस से, और एक फेस यहाँ से, और एक न्यूट्रल यहाँ से। मतलब एक फेस और एक न्यूट्रल जो यहाँ पर दिखाई गई आपको है। यहाँ पर देखिए डीबी जो है हमारा, ये डीबी, इस डीबी में आपको दिखाई गई है। तो इस डीबी में दिखाई गई है एक फेस एक न्यूट्रल, एक फेस एक न्यूट्रल, एक फेस मतलब एक फेस एक न्यूट्रल, एक फेस एक न्यूट्रल, एक फेस एक न्यूट्रल, यहाँ दिखाई गई है। इसी प्रकार से आपको आगे इसी में 10 ठे पूरे रहते हैं। इसी में 10 सर्किटें पूरे बने होते हैं। तो यहाँ से फेस निकालेंगे, न्यूट्रल से न्यूट्रल निकालेंगे, 10 पॉइंट निकले होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो लाइनें होते हैं, जो यहाँ पर सर्किट जो हमारे यहाँ पर सर्किट बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर सर्किट जो है परिपथ 1, परिपथ 2, परिपथ 3, इसी प्रकार से परिपथ 10 तक होता है। तो यहाँ पर जो परिपथ 1, परिपथ 2 है, जैसे यहाँ पर एक परिपथ के लिए यदि हमारा जो वायरिंग करते हैं, इंटरनल वायरिंग करते हैं, एक्सटर्नल वायरिंग करते हैं, तो दोनों के कंडीशन में जो एक सर्किट होती है, हमारा प्रकाश पंखा परिपथ है, यानी प्रकाश पंखा परिपथ है। तो प्रकाश पंखा परिपथ में हमारा 808 कितना होता है, 800 वाट का विद्युत यूज करते हैं। ठीक है, यदि हमारा लाइन जो हमारा क्या होता है, पावर सर्किट होता है, क्या होता है हमारा
पावर सर्किट होता है तो पावर सर्किट के लिए हमारा क्या होता है, ये हमारा 3000 वाट होता है, 3000 वाट। तो मतलब ये बात को समझिए कि जो एक सर्किट यहाँ पर दिखाई गई है, एक सर्किट मतलब 800 वाट के लिए डिजाइन की जाती है, और ये सर्किट 800 वाट के लिए डिजाइन की जाती है, और ये सर्किट 800 वाट के लिए डिजाइन की जाती है। मतलब हमारे घर में क्या है, 800 वाट का एक लोड है, तो वहाँ पर एक सर्किट होगी। यदि 800 वाट के ऊपर यदि कोई भी सर्किट हो एक्स्ट्रा होती है, मतलब 801 भी वाट होती है, तो उसको हम दो सर्किटों में डिवाइड कर देंगे, मतलब सर्किट 1 और सर्किट 2। ठीक है। इसी प्रकार से तो वाटेज तो होता ही है, वाटेज को हम डिनोट करते ही करते हैं, लेकिन पॉइंट इसके बाद उस सर्किट में, एक सर्किट में हम क्या करते हैं कि 10, एक सर्किट में कितना होता है, 10 पॉइंट भी डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है। एक सर्किट में कितना पॉइंट, 10 पॉइंट भी होना चाहिए, और 800 वाट प्लस 800 वाट होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, और ये मेरा घर एक मतलब एक रूम 1 ये है, रूम 2 ये है, और एक रूम 3 हमारा ये हो गया। ठीक है। इस रूम और इस रूम, मतलब इस रूम में और इस रूम में दोनों को मिला करके यदि हमारे पास 10 पॉइंट लग गए, कितने पॉइंट लग गए, 10 पॉइंट लग गए, और इस रूम के लिए क्या है, इसमें भी 2 पॉइंट लगे हुए हैं, तो कुल मिला करके देखा जाए 10 दो 12 पॉइंट हो गए। और वाटेज देखेंगे तो हमारा कुल मिला करके 800 वाट से कम ही है, तो इस कंडीशन में भी सर्किटों की संख्या को हम 2 रखेंगे। ठीक है। जब सर्किटों को संख्या को 2 रखेंगे तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा ये 12 पॉइंट को 2 भागों में बांट देंगे, या 6 के कर देंगे, या तो 6 कर देंगे, या 4 और 8 का कर देंगे, जैसे हमारी व्यवस्था हो। जैसे कि इस रूम में हमारे मान लीजिए कि 4 पॉइंट लगे हैं, इस रूम में कितने पॉइंट लगे हैं, 4 पॉइंट लगे हैं, इस रूम में भी हमारे कितने लगे पॉइंट लगे हैं, 4 पॉइंट लगे हैं। मतलब देखिए ये हमारा हो गया ये, ठीक ना। ठीक, ये हमारा हो गया एक रूम, ये हो गया हमारा। ठीक है। इसमें आपके 4 पॉइंट लगे हैं, इसमें भी आपके 4 पॉइंट लगे हैं, इसमें आपके दो, हम कितने पॉइंट बचेंगे, 4 4 8 4 3 12। ठीक है। 4 पॉइंट इसमें लगे हैं। तो क्या करेंगे, इस रूम को या इस रूम को और इस रूम को एक में कर देंगे, एक सर्किट में कर देंगे, और इस रूम को हम एक सर्किट में कर देंगे। मतलब 8 8 और 4, मतलब 2 सर्किटों में इसको हम बांट देंगे, मतलब सर्किट 1 इस एक में कर देंगे, सर्किट 2 इसमें कर देंगे। ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आगे। ये तो हमारा हम लोग थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा सा लिए एक्स्ट्रा, फिर भी इसके बारे में और आगे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे अच्छे से। ठीक है। बस थोड़ा सा बस ओवरऑल में आपको इस वीडियो पहले वीडियो में दे दे रहा हूँ कि मतलब आगे हम लोग ऐसे भी पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक, आगे देखिए। इस क्या है, वितरण बोर्ड प्रणाली द्वारा घरों की जो वायरिंग होती है, ठीक है, वो हमारा कि किस मेथड से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मेथड से करते हैं। यानी घरों की जो हमारा जो वायरिंग करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मेथड से करते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग देखे भी होंगे हमारे घर जो होता है, घर के जो वायरिंग होती है, उससे पहले क्या होता है, जब लाइन आती है हमारे घर के पास, तो वहाँ पर एक एक बोर्ड लगाते हैं जिसमें से सर्किटें निकली होती हैं, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं। तो इसलिए हम लोग घरों में जो वायरिंग करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो मेथड होता है उसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आंतरिक तार स्थापन जो होता है, यानी इंटरनल वायरिंग जो होती है, उसकी जो टेस्टिंग जो होती है, वो टेस्टिंग उसकी मतलब हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है, भारतीय विद्युत अधिनियम है, उसके 1956 के अंतर्गत की जाती है। जो टेस्टिंग होती है 1956 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में सारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ इसके नीचे, ये जो दिखाया जा रहा है, ये 1956 जो है, ये कंपटीशन में ही पूछे जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अभी डीएमआरसी के जो पेपर हुए थे, डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन का, उसमें देखा गया तो लड़के जो हैं लड़कों से हम लोग पूछे तो वहाँ बताए कि मतलब जो वायरिंग है, वायरिंग से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन उन्होंने बताया, लड़कों ने बताया कि 1956 के अनुसार जो वायरिंग की जाती है, उसमें उसमें जो टेस्टिंग करते हैं, किसकी किसकी कर सकते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर सत्यापन मतलब इसमें एक ऑप्शन था, तो वहाँ से हम सत्यापित कर सकते थे उसको, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग आते हैं। देखिए जो हमारा वायरिंग जो सिस्टम होता है वो तो हम लोग पहला सिस्टम पढ़े जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, ठीक है। दूसरा सिस्टम हमारा क्या है कि वृक्ष प्रणाली मतलब ट्री सिस्टम, ठीक है। ट्री सिस्टम क्या होता है? हाँ, ट्री सिस्टम देखिए पहले सबसे पहली बात कि ये होता क्या है कि इस सिस्टम के अंतर्गत जो होता है, हाँ, जैसे एक पेड़ की तरह एक संरचना बन जाती है, ठीक है। इसमें एक पेड़ की तरह संरचना होती है, जैसे कि एक पेड़ होता है, मान लीजिए ये पेड़ हो गया। पेड़ के क्या हो गया, ये हमारा पेड़ खड़ा हो गया, ये पेड़ खड़ा हो गया। और जब पेड़ खड़ा होता है तो यहाँ से इसकी टहनियाँ निकलती हैं, यहाँ से इसकी टहनियाँ निकलती है, यहाँ टहनियाँ निकलती है, यहाँ टहनियाँ निकलती है, यहाँ टहनियाँ निकलती है, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए टहनियाँ निकल गई, यहाँ पर हमारा क्या होगा, मतलब कुछ फल लग गए, यहाँ पर कुछ फल लग गए, यहाँ पर कुछ फल लग गए, यहाँ कुछ फल लग गए, यहाँ पर कुछ फल लग गए, जो लग गए। तो उसी प्रकार से आप देख रहे हैं जो ट्री सिस्टम होता है, ट्री सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी लाइन आते हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारे जो लाइन आए हैं, ये लाइन हुआ, यहाँ यहाँ जो दिखाया गया है, तो ये लाइन है वो एनर्जी मीटर में तो गया, एनर्जी मीटर में जाने के बाद क्या हुआ, ये कटआउट जो होता है, कटआउट आप देखे होंगे, यानी मेन स्विच जो होता है, जो मेन स्विच के पास जाने के बाद यहाँ से देखिए अब डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज नहीं करेंगे, इसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देखिए यहाँ पर, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं यूज किया है, डायरेक्ट क्या किया गया है, एक लाइन यहाँ से फेस और न्यूट्रल की, यहाँ से एक फेस और एक न्यूट्रल की दो लाइनें निकलती हैं, साथ साथ चली जाती हैं। देखिए इस प्रकार से, यहाँ से देखिए एक फेस, यहाँ से एक फेस हुआ और यहाँ से एक न्यूट्रल हुआ, तो ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। और यहाँ से क्या हुआ कि इस फेस न्यूट्रल को आगे बढ़ा दिए, हाँ, ये मेन स्विच बोर्ड से निकालने आगे आगे बढ़ा दिए। और आगे बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि बात को समझिएगा, यहाँ पर जब आगे इसको हम बढ़ा दिए तो यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट लगाना है, यहाँ पे 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 एक पॉइंट लगाना है। तो क्या करेंगे हम, क्या बस एक फेस इसको, एक न्यूट्रल यहाँ से, एक फेस यहाँ, एक फेस इसको यहाँ से, एक फेस न्यूट्रल यहाँ से, एक फेस इसको यहाँ से, और एक न्यूट्रल यहाँ से, और एक फेस यहाँ से और एक न्यूट्रल यहाँ से, ठीक है। देखिए एक फेस हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, एक फेस हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। इस प्रकार से आप देखें ना, तो इस हिसाब से आप देख देख के पता चल रहा होगा कि जो हमारा ट्री सिस्टम होता है, इसमें फेस और न्यूट्रल केवल सीधे सीधे डायरेक्ट पहुंचा दिए जाते हैं, मतलब सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक पहुंचा दिए जाते हैं। और उसके बीच में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जैसे यहाँ ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत है, बस फेस न्यूट्रल यहाँ से कट किए, यहाँ से कट किए, जोड़ दीजिए, यहाँ कट किए, यहाँ कट किए, हाँ, जोड़ दिए, हाँ, यहाँ पर जल लेना। तो आप लोग को तो इतना पता चल ही गया होगा कि ये सिस्टम जो यूज कर रहे हैं कहाँ करते हैं, ये सिस्टम कहाँ करते हैं, ये पता चल गया होगा आप लोग को। अर्थात आपको पता है कि शादी ब्याहों में ये देखने को मिलता होगा कि एक फेस न्यूट्रल दौड़ा दिया जाता है जहाँ जहाँ पोलों पर, और उसके बाद जहाँ जहाँ लाइट लगानी होती है, ट्यूबलाइट लगानी होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि फेस न्यूट्रल को मतलब कट करते हैं तार में से और थोड़ा सा उसमें जोड़ देते हैं, बस जोड़ के टेप मार के छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो सिस्टम है हमारा शादी ब्याहों में यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए जो ये सिस्टम होता है, इस सिस्टम में सर्किटें बहुत सारे बन जाती हैं। ये सिस्टम जो होती हैं सर्किटें क्या होती हैं, बहुत सारे बन जाती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सर्किट यहाँ पर डिजाइन की गई होगी, एक डिजाइन, एक सर्किट यहाँ पे, एक सर्किट यहाँ पे, एक सर्किट यहाँ पे, एक सर्किट यहाँ पर। आगे भी हम कर सकते हैं, इधर भी आगे भी हम कर सकते हैं, जितनी लंबी रहेगी उतना उतना लंबा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से लेकिन देखा जाए तो एक घटा है, बहुत बहुत बड़ी घटा है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होनी ही नहीं चाहिए थी। देखिए जहाँ जहाँ हम तार को काटेंगे, फेस न्यूट्रल को काटेंगे, यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, यहाँ काट के जहाँ जहाँ भी काट रहे हैं वहाँ वहाँ काटेंगे, तो आपको पता होगा कि जहाँ जहाँ जोड़ होता है वहाँ वहाँ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। तो देखा जाए एक जोड़ पर, यानी एक जोड़ आना, यही हमारा एक जोड़ है, एक जोड़ पर 2 वोल्टेज की ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ देखिए 4 सर्किट बनाए हैं, तो 4 दूना के 8 वोल्टेज, यानी 4 गुणे 2 बराबर 8 वोल्ट, 8 वोल्ट का
लॉसेस होगा। मतलब हम 110 वोल्ट दिए सप्लाई में, हम सप्लाई में दिए कटआउट से, तो जो इसमें जो लास्ट में जो बंदा होगा, यहाँ पर जो लास्ट में जो सर्किट होगी, उस सर्किट में आपको 8 वोल्ट कम मिलेगा, 8 वोल्ट कम मिलेगा यहाँ से, ठीक है। यानी 8 वोल्ट कम मिला, मतलब 102 वोल्ट मिला, ठीक है। ये तो देखिए ड्रॉपेट के कारण इतने घटा हो गया। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, आप देखिए यहाँ पर एक ये श्रेणी सिस्टम है, ये देखिए यहाँ पर एक श्रेणी सिस्टम है। तो देखिए यहाँ से लाइन गई, ये देखिए कहीं कहीं कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, ये श्रेणी सिस्टम है। हाँ, फेस न्यूट्रल पूरा पूरा एक का एक होता है, फेस न्यूट्रल एक का एक होता है। हाँ, जिसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पर एक पॉइंट में लगा दूँ, और यहाँ पे एक पॉइंट में लगा दूँ, तो उस कंडीशन में यहाँ का जब वोल्टेज ड्रॉप होगा, हाँ, और तो यहाँ जब वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो जाएगा, तो यहाँ वोल्टेज हमको कम मिलेगा। तो आप सबको पता है कि ये हमारा एक प्रतिरोध है, ये हमारा एक प्रतिरोध है। तो इसमें क्या हुआ, R1 वोल्टेज है, R1 प्रतिरोध का यहाँ लगा दिए, R2 प्रतिरोध के यहाँ लगा दिए। तो आप जानते हैं यदि हम 100 वोल्ट यहाँ पर दे रहे हैं, तो R1 पर कितना वोल्टेज मिलेगा, तो कह सकते हैं कि R1 बटे के R1 प्लस R2 वोल्टेज डिवाइडिंग रूल से इंटू भी, ठीक है। यानी 110, सॉरी 100 है ना, 100, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल से। तो यहाँ का वोल्टेज तो इतना निकल के आया। यदि R1 का मान, R1 R2 का मान समान मान ले, यदि एक मान ले, तो हमारा देखिए 50 वोल्ट, यहाँ 50 वोल्ट मिला। अब यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ भी 50 वोल्ट मिल जाएगा, 50 वोल्ट यहाँ, 50 वोल्ट यहाँ पर। यदि सपोज करिए कि यहाँ पर जो दूसरा प्रतिरोध है, ये देखिए, ये R1, ये R2, R1 का मान लेते हैं कि हमारा 4 वोल्ट है, सॉरी 4 ओम है, और यहाँ का मान लेते हैं 10 ओम है। तो अब बात को समझिएगा कि यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, तो 4 बटे 4 प्लस 10 गुणे 100। तो यहाँ समझिए, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 और 6, 10 4 14, तो 4 बटे के 14 गुणे 100। जब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा कम, क्या देखा जाए तो यहाँ पर वोल्टेज अधिक हो जाएगा या कम होगा, और फिर यहाँ पर जो वोल्टेज होगा यहाँ पर कुछ अधिक या कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पर एक चीज, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्राप क्या होता है, सीरीज में कम बेसी हो जाता है। इसके कारण लास्ट में जो भी हमारा यूजर होता है, या लास्ट में जो सर्किट बनती है, उसमें वोल्टेज कम मिलता है। और वो जब वोल्टेज कम मिलता है, तो वो लोड, मतलब जो लोड होता है, वो क्या करता है, करंट अधिक लेना शुरू कर देता है। जब करंट अधिक लेगा, तो उस कंडीशन में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मोटर होगा या जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा, वो गर्म होगा, क्योंकि करंट अधिक लेने के कारण वो हमारे गर्म होते हैं। काम तो करेंगे नहीं उतने अच्छे से, पर गर्म अच्छे से हो जाएंगे। इसलिए ट्री सिस्टम देखा जाए तो एक प्रकार से बहुत अच्छी सिस्टम नहीं है, ये अविश्वसनीय सिस्टम है। यानी ये बहुत अच्छा इसको माना नहीं जा सकता है, ठीक है। इसमें हर जगह वोल्टेज बराबर भी नहीं मिलती है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, मेथड ऑफ वायरिंग, ठीक है। हम लोग सिस्टम, अभी तो हम लोग पढ़ रही है सिस्टम कितने पढ़े हम लोग, 2 सिस्टम पढ़े, एक डीबी सिस्टम पढ़े और एक ट्री सिस्टम पढ़े। डीबी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ट्री सिस्टम मतलब कि हमारा इसमें जो वोल्टेज होता है, ये हमें क्या होता है कि हर जगह अलग अलग होता है। और जो हमारा सबसे पहली बात कि जो डीबी सिस्टम होता है, उसमें समांतर में हमारे जो जितने भी लगाए जाते हैं, सब समांतर में लगे होते हैं, इसलिए हर में उसमें वोल्टेज बराबर होता है। और इसमें श्रेणी में लगाते हैं, जिसके कारण से इसमें वोल्टेज हमारा बराबर हर जगह नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए वायरिंग पढ़ना चाहते हैं हम लोग कि इंटरनल वायरिंग कैसे होता है, क्या होता है। तो हम लोग सिस्टम को जान लिए, सिस्टम को जानने के बाद हम लोग मेथड पर आते हैं कि मेथड क्या है इसका, ठीक है। तो मेथड ऑफ वायरिंग, तो मेथड वायरिंग में देखिए हम लोग 2 मेथड पढ़ेंगे। एक क्या है, हमारा जंक्शन बॉक्स मेथड होता है, और एक होता है लूपिंग मेथड होता है। जंक्शन बॉक्स मेथड जो होता है, ये जंक्शन बॉक्स मेथड क्या है और लूपिंग मेथड क्या है। तो लूपिंग मेथड क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जंक्शन बॉक्स क्या है, फिर लूपिंग मेथड पर आते हैं। तो देखिए जंक्शन बॉक्स मेथड क्या है कि यह एक प्रकार का ट्री सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये एक प्रकार के ट्री सिस्टम के अंतर्गत आता है। ट्री सिस्टम में क्या है कि क्या होता है कि 2 तार को, एक फेस को और एक
एक फेस को और एक न्यूट्रल को, एक फेस को एक न्यूट्रल को हम क्या कर दिए कि फैला दिए। फैलाने के बाद कि बीच में हम क्या करते हैं कि बीच में क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम कट करेंगे, यहाँ से कट कर दिए और बीच में क्या किए, यहाँ पे एक कट कट मार दिए और यहाँ पे एक कट मार दिए और ये बीच में क्या कर दिए, यहाँ पे एक कट मार दिए। ठीक है, और ये आगे गया है तो यही सिस्टम आगे तक भी रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, देखिए कि यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर एक जंक्शन बना देंगे, यहाँ पे एक जंक्शन बना देंगे, दो तार यहाँ जोड़ दिए, ये दोनों तार को जोड़ दिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ दोनों तार को जोड़ दिए, मतलब जो यहाँ से तार आई है ये तार को, और जो इधर तार गई है ये तार को दोनों जोड़ दिए, और वही कंडीशन यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ कंडीशन यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसमें थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, क्या बताना चाहते हैं आपको हम कि देखिए फेस और फेस हो गया और ये न्यूट्रल हो गया, तो फेस और न्यूट्रल को तो यहाँ बढ़ा दिए। यहाँ पे यदि हमारे लिए कोई कोई बल्ब लगाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस जंक्शन में क्या करेंगे हम कि तार को ऐसे जोड़ दिए और इस जंक्शन से एक तार को यहाँ ला दिए, अब यहाँ पे जला दिए। और क्या करने का, ये भाई फेस मिल गया, न्यूट्रल मिल गया, और ये क्या करने का, जलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ परिपथ में दिखाई, वही सिस्टम यहाँ परिपथ में दिखाई गई है। इस बल्ब को जलानी है तो क्या करते हैं, देखिए फेस को सीधे पहुंचा दिया गया है ऐसे सीधे। ठीक है, अभी ट्रिस सिस्टम बताया गया था, ट्रिस सिस्टम में भी तो यही होता है, फेस न्यूट्रल को सीधे पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फेस को इस स्विच में दे दिया गया, और फिर दूसरे स्विच, मतलब स्विच के दूसरे टर्मिनल से इसको हम क्या दिए, बल्ब को दे दिए, फिर बल्ब को न्यूट्रल दे दिए और ये बल्ब काम करने लगा। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ दिखाई गई है, वही चीज़ें यहाँ दिखाई गई, वो चीज़ें यहाँ दिखाई गई है। ठीक है ना, तो आपको ये तो बात समझ आ रही होगी, ये एक प्रकार का ट्रेस सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, जंक्शन बॉक्स मेथड। ठीक है, और अभी बताए हैं कि जब भाई जंक्शन बॉक्स मेथड हो या ट्रेस सिस्टम हो, या शादी ब्याहों में यूज करते हैं, और ये बहुत अच्छी नहीं होती है, यानी ये मतलब ये विश्वसनीय नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि इसमें तार की बचत होती है भाई, जो हमारा कास्ट है वो कास्ट कम आता है, लेकिन सब इसके कास्ट तो कम आता है, हम कास्ट के चक्कर में फंसे पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जा रहा है। जब वोल्टेज ड्रॉप 2-2 वोल्ट का बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, जब 2-2 वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो हर जगह वोल्टेज मिलेगा ही नहीं, तो हम इतना महंगा महंगा जो इसका इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे। जब सारे इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे ओवर हीटिंग के कारण, वोल्टेज कम मिलेगा तो करंट अधिक लेगा, तो क्या होगा, ये जल जाएगा। जब ये जल जाएगा तो फिर हमको वायरिंग करने से क्या मतलब रह गया। ठीक है, और जो वायरिंग किए हैं इस पर भी तो लोड बढ़ेगी, करंट का मान बढ़ेगा। जब इस पर जो हमारा करंट का मान बढ़ेगा तो उस कंडीशन बात को समझ सकते हैं कि भाई वायरिंग भी हमारी शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ठीक है, तो यानी ये जो सिस्टम होती है बहुत अच्छी सिस्टम नहीं है। ठीक है, क्लियर बात में आ गई आपको। चलिए आगे आते हैं हम लोग। लूपिन सिस्टम का लगाते हैं। लूपिन सिस्टम क्या होता है, यानी पास विधि, लूप इन सिस्टम। ठीक है ना, देखिए लूप इन सिस्टम जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं ना, हम लोग घरों में, जो हम लोग के घरों में यूज होता है, जो जिस जिस मेथड से हम लोग काम करते हैं, हम लोग का जो वायरिंग होती है, हाँ, घरों का अपने, वो लूपिंग सिस्टम के अंतर्गत ही आती है, वो लूपिंग सिस्टम के द्वारा ही होती है। जैसे क्या होती है, एक बल्ब को यहाँ लगानी है, एक बल्ब को यहाँ लगानी है। ठीक है, एक फैन को यहाँ लगानी है। तो क्या करते हैं कि एक यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड है, यहाँ पर स्विच बोर्ड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्विच यहाँ लगाएंगे, एक स्विच यहाँ लगाएंगे, एक स्विच यहाँ लगाएंगे, हमारे क्या हो गए, 3 स्विच हो गए। तो हम फेस लाएंगे, तो हम जब फेस लाएंगे यहाँ पर, तो फेस यहाँ से लाएंगे तो सीधे हम कहा देंगे स्विच में देंगे, और ये तीनों स्विच में ऐसे चला जाएगा, और एक स्विच से निकलेगा तो हमारा ये यहाँ चला जाएगा, एक स्विच से निकलेगा तो इसमें चला जाएगा, एक स्विच से निकलेगा तो इसमें चला जाएगा। ठीक है, और जो न्यूट्रल निकलेगा, न्यूट्रल यदि बोर्ड में लाना चाहते हैं तो बोर्ड में पहले आएगा। ठीक है, इंडिकेटर के लिए, फिर यही वापस तारा जाएगा इस बल्ब को, और यही तार निकल करके इस बोर्ड को, और यही तार निकल करके इस फैन को। तो देखिए ये जो तार आपको अभी अभी जस्ट देखे, हाँ, कि ये जो तार हमारा है, ये जो तार है न्यूट्रल वाला, यहाँ पर आया, फिर यहाँ से वापस गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से वापस गया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ से वापस गया, फिर यहाँ पर आया।
तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसमें तार जो एक्स्ट्रा लग आ रही है, फिर यही तार वापस आ रही है, जा रही है, तो इसमें तार देखा जाए तो बहुत अधिक लग रहा है। और देखिए ये फेस यहाँ पर मतलब इसी को चलाना, इसी बल्ब को जलाना, इसी बल्ब को जलाना है, इसी एरिया में जलाना है, लेकिन ये तार को हम अलग से फिर, अलग से फिर, अलग से फिर, मतलब कितना बार जितना बल्ब लगा, जितना फैन लगा, उतना बार हम तार को लेके जा रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि लूपिंग जो सिस्टम होता है इसमें तार की बहुत अधिक अधिक लगता है, इसमें तार बहुत अधिक अधिक लगता है, यानी तार की खपत इसमें बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये लूपिंग सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है, पर तार की अधिकता लगती है, तार बहुत अधिक लगता है, जिसके कारण से भाई ये घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब हम जो इलेक्ट्रिसिटी हम भेजना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जो भेजते हैं वो पूरा पूरा हमको पॉइंट पर मिल जाता है। इसलिए जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि हमारा पर्पज, मेन पर्पज तो हमारा यही है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम करे। भाई जब हमारा इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है तो थोड़ा सा महंगा वो सही है। ठीक है, हम कितनों पैसा लगा दें पर हमारा इंस्ट्रूमेंट काम ना करे तो कोई सिस्टम बेकार है। तो देखा जाए तो लूपिंग सिस्टम जो होता है बहुत अच्छा होता है कि हमारा हर जगह वोल्टेज बराबर मिलता है। यहाँ का वोल्टेज बराबर होगा, यहाँ का वोल्टेज बराबर होगा, वहाँ वोल्टेज बराबर होगा। क्यों क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये देखिए समांतर में लगे हैं। ये क्या है? समांतर में लगे हैं, सारे हमारे ये समांतर में लगे हैं। तो समांतर में लगने के कारण, समांतर में आप सब लोग जानते हैं वोल्टेज बराबर होता है। लूपिंग सिस्टम समांतर मेथड पर कार्य करता है। ठीक है, लूपिंग सिस्टम समांतर मेथड पर काम करता है। ये अपने घरों में या इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री होती है या तो वर्कशॉप जो होते हैं, सारे चीज़ों में यही मेथड यूज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वायरिंग। तो वायरिंग के प्रकार। ठीक है, तो वायरिंग प्रकार में क्या है, देखिए एक होता है क्लेट वायरिंग। ठीक है, एक होता है हमारा क्लेट वायरिंग। क्लेट वायरिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, क्लीट वायरिंग, सॉरी। क्लीट वायरिंग क्या होता है कि यह एक सस्ती विधि है। ठीक है, सस्ती विधि है और एक अस्थाई विधि है। जैसे कि क्या है कि हमको क्या करना, वायरिंग करना है, वायरिंग करने के बाद क्या करना है कि उसको बाद में हटा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विधि होती है वो जो वायरिंग करते हैं वह हमारा क्लिट वायरिंग करते हैं। लेकिन क्लिट वायरिंग करते कैसे हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, एक फेस को हमको ऐसे पहुंचाना है, एक न्यूट्रल को ऐसे पहुंचाना है, तो क्या करते हैं कि एक एक क्या करेंगे कि पोर्सलेन का इस प्रकार से एक मतलब चरकोना टाइप का, ठीक है, एक हमारा क्या होगा, जॉब होगा। उस जॉब के ऊपर क्या होगा कि एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा, एक पॉइंट यहाँ पर, यानी क्लिप रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्लिप रहेगी, तो तार ले जाएंगे तो इस क्लिप को क्या करेंगे हम, इस क्लिप को क्या करेंगे हम, देखिएगा, इस क्लिप को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिप है तो क्लिप को ऐसे लिया करके इस प्रकार से फंसा देंगे। यहाँ पे क्लिप लिया करके ऐसे क्लिप को फंसा देंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ दिखाया गया ये, और यहाँ दिखाएगा ये, यहाँ दिखाएगा ये। तो ये सब सारी चीज़ें हैं अभी जैसे जैसे बताया, वो उसी प्रकार से फंसे होते हैं। मतलब देखिए, देखा जाए तो इसकी संरचना जो होती है इस प्रकार से बनी होती है। ठीक है, और ये यहाँ से तार निकला रहेगा, एक यहाँ तार निकला रहेगा, यहाँ क्लिप रहेगी, यहाँ क्लिप रहेगी। तो इसके अंदर से तार जाएगा, इसके अंदर से तार जाएगा, तो इस क्लिप को लिया करके इसमें फंसा देंगे, इस क्लिप को लिया करके इसमें फंसा देंगे और ये तार चला जाएगा आगे। ठीक है, तो ये तो बातें समझ में आ गई होगी सबको। ठीक है, चलिए चलते आगे। तो ये होता है क्लिट वायरिंग। क्लिट वायरिंग इस प्रकार से करते हैं, अटेंडम करने के बाकी बाद में हमको हटाना है। तो जैसे कि हमारा क्या होता है कि हमारा काम करना आगे। ठीक है, कोई कोई हमारा घर मकान बना रहे हैं हम, तो मकान बनाने में तो तुरंत वायरिंग करते नहीं, लेकिन वहाँ पर काम करना है तो वहाँ पर काम करने के लिए अटेंडम में कुछ दिनों के लिए हम लोग यदि व्यवस्था कर रहे हैं वायरिंग की, तो हम लोग क्लिट वायरिंग की व्यवस्था वैसे कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर, इसलिए उसको अस्थाई विधि भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए जो दूसरी विधि आती है हम वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग। ठीक है ना, एक वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग, मतलब यहाँ पर केपिंग और जो केसिंग होती है, केपिंग और केसिंग होती है, ये वुडन का यूज करते हैं। वुडन मतलब लकड़ी का। तो लकड़ी की क्या होती है, देखिए इस प्रकार से ये ये इस प्रकार से एक पट्टी होती है। इसकी जो साइज होती है 13 होती है। मिनिमम साइज कितनी होती है इसकी, 13 की होती है। और इसी पर एक दो नली बने होते हैं, हल्की सी
ऐसे इस प्रकार से 2 नली बने होते हैं और इसी नली में एक फेस और इसी नली में एक न्यूट्रल, यानी इसी नली में एक फेस हो गया और इसी नली में एक न्यूट्रल, यानी ये हमारा फेस हो गया और यहाँ पर न्यूट्रल तार इसी में चले जाएंगे। ठीक है, और जब इसी तार में यहाँ पर लेकर जाएंगे और ऐसे ही एक जस्ट भाग हमारा और होता है। देखिए ये जो होता है ये हमारे दीवार पर जो दीवार होता है, ये जो दीवार है इसी दीवार पर इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से ऐसे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है ना, तार होता है इसके अंदर से, जैसे गया है इस तार इसके अंदर से जाता है। तो और देखिए, और इसके ऊपर से क्या करते हैं, जस्ट ऐसे ही एक गहरा किया गया होता है 2 इसमें भी सेम जगह पर। तो इसके ऊपर ये देखिए केसिंग है, केसिंग जो होती है दीवार पर की जाती है, केसिंग जो होती है दीवार पर की जाती है। और जो ये लकड़ी वाला है ये भी 13 mm की साइज होती है इसकी। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि जस्ट इसी के ऊपर जब तार इसमें डाल देते हैं, तार इसमें डालने के बाद इसी के ऊपर रख करके उसको बंद कर देते हैं, जो कि क्लिप से लॉक कर देते हैं। ठीक है, क्लिप से उसको लॉक कर देते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग आजकल देखते होंगे, ये तो पहले हमारा क्या होता था कि वुडन केपिंग केसिंग होती थी, लेकिन अब क्या होता है कि हमारा पीवीसी होती है। कैसी होती है, पीवीसी के भी केसिंग होती है। ठीक है ना, तो इसलिए लिखा गया है दीवार पर 60 mm का, यानी जो हमारा जो 60 mm मतलब कह सकते हैं कि जो यह नली होती है, ये नली तो ये मतलब दोनों नली के बीच में जो दूरी होते रखते हैं हम लोग, कितने पर सपोज करिए मतलब एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। तो इसके बीच में जो दूरी होती है हमारा कितना करता है, 60 mm का कर लेते हैं, 60 mm का हम लोग करते हैं। ठीक है ना, तो ये का प्ले फंसाते कहाँ है, ये आसमान में या दीवार पर चिपकाते तो है नहीं। चिपकाते कैसे हैं, पहले गिल्ली लगाते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग, एक होल्डर सॉरी ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन से क्या करते हैं, पहले हम गिल्ली को क्या करते हैं, दीवार पर जो दीवार होता है गिल्ली को इसके अंदर हम फिक्स करते हैं। गिल्ली को जब फिक्स कर लिए तो अब केपिंग केसिंग को इसको लगानी है, तो केपिंग केसिंग को इसके ऊपर रख दिए और केपिंग केसिंग रखने के बाद यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से मतलब स्क्रू से या तो कील ले करके इसके ऊपर क्या करते हैं, हम ठोक देते हैं, जिसकी वजह से ये परमानेंट यहाँ पर फिक्स हो जाता है। जैसे परमानेंट यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ लिखा गया वुडन केसिंग लगाई जाती है तथा केसिंग में पीवीसी वायरिंग छिपा कर केसिंग लगाई जाती है। ठीक है, बिछा करके केसिंग लगाई जाती है। आजकल वुडन केसिंग केपिंग के स्थान पर पीवीसी केसिंग प्रयोग किए जाते हैं, मैं अभी जस्ट बताया जस्ट आप लोगों को। ठीक है ना, तो चलिए आगे हम लोग मतलब वायरिंग के बारे में पढ़ते हैं। धात्विक कोष तार स्थापन, तो धात्विक कोष तार स्थापन में क्या यूज करते हैं। अब देखिए लकड़ी के स्थान पर जो लकड़ी उसमें यूज करते थे वहाँ पर आप क्या करते हैं, धात्विक कोष यूज करते हैं, धात्विक प्लेट यूज करेंगे। तो वहाँ धात्विक प्लेट जो होती है तो वहाँ पर उसके ऊपर हम तार फंसा करके लेके जाते हैं। ठीक है, इस तरह के वायरिंग में गिल्ली के सहारे धात्विक कोष को केबल के साथ लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर बात समझ। यहाँ पर देखिए हमारा जो मतलब इसके बाद जो चौथा है बैटन तार स्थापन। बैटन तार स्थापन क्या होता है, यह बहुत अच्छी विधि होती है, यह अच्छा मतलब ये सुंदर एवं टिकाऊ भी होता है। ठीक है, बैटन की चौड़ाई चालक की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, बैटन की जो चौड़ाई होती है चालक की संख्या पर निर्भर करती है। एक बैटन में यानी 2 तार है तो मतलब एक बैटन में जब 2 तार है तो हमारा कितना का यूज करेंगे, 13 का यूज करेंगे। यदि हमारा 2 तार है तभी 19 का यूज करेंगे, और ये दो तार है तो 16 तक का रहेगा। तो हम मतलब 2 तार के लिए हम 19 तक का यूज करेंगे। यदि 3 तार हो गया, 3 तार को लेके जाना है बैटन पर से, तो उसके बाद क्या करेंगे हम कि 25 का यूज करेंगे। ठीक है, 4 तार के लिए 25 का यूज करेंगे। फिर उसके बाद 5 और 6 हो गया तो उसके बाद हम लोग दूसरा 25 के बाद 30 32 ऐसे यूज करते जाएंगे, मतलब अलग अलग साइज का ये आता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो दूसरी बात इसमें लिखी गई है चौड़ाई इसकी 13 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो वही बात जैसे बताया मैं। यह बैटन दीवार पर 45 सेमी की एक समान दूरी पर गिल्ली से फिट कर दिया जाता है। ठीक है, वही बता दिया मैं। बैटन सागवान की लकड़ी की बनी होती है। सबसे बड़ी बात है कि बैटन किसकी बनी होती है, सागवान की लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, देखिए
वाहक नली तार स्थापन जो होती है, यानी पाइप जो होती है पीवीसी पाइप से होती है जो, ठीक है, वाहक नली उसी को बोलते हैं। जो पीवीसी पाइप होती है, जो घर में आप इंटरनल वायरिंग के समय जो आप देखे होंगे, पीवीसी की जो पाइप आती है, प्लास्टिक की जो पाइप होती है, उसी को पीवीसी पाइप कहते हैं, वाहक नली उसी को कहते हैं। ये देखिए लोहे का भी हम कभी कभी इमरजेंसी से कामों में यूज कर लेते हैं। जैसे तार थोड़ा सा स्पान उसका लंबा है, हवा में लेके जाना है, तो वहाँ पर पाइप जो यूज करते हैं, मतलब पीवीसी का यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं, लोहे का यूज करते हैं, ठीक है, आयरन का यानी मेटल का यूज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी बात को यहाँ से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पीवीसी वायरिंग जो होती है, पीवीसी वायरिंग आजकल जो हम लोग इंटरनल वायरिंग करते हैं, ये सभी इंटरनल वायरिंग में आजकल हम लोग पीवीसी वायरिंग ही यूज करते हैं। पीवीसी वायरिंग बहुत सस्ती हो पड़ जाती है, और इसमें सबसे बड़ी बात आग उग लगने का भय भी नहीं होता है, और ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये दीवार के अंदर हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए बाहर भी मतलब जो कंड्यूट वायरिंग होते हैं बाहर भी करते हैं, एक्सटर्नल भी करते हैं, लेकिन उसको क्लीट लगा करके हम सतहों पर, दीवार के सतहों पर करते हैं, ठीक है ना। एक मतलब कह सकते हैं कि दीवार के सतह के ऊपर, एक दीवार की सतह के नीचे, जो अंदर होता है तो उसको इंटरनल वायरिंग करते हैं, जो दीवार के ऊपर होता है उसको एक्सटर्नल वायरिंग करते हैं। वाहक नली की जो सहायक युक्तियाँ होती हैं, जो देखिए पहला बताया गया आपको इसमें कि वाहक नली कपलर होता है। तो देखिए जैसे कि एक मतलब एक वाहक नली यहाँ पर आया, एक वाहक नली यहाँ पर आया, अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक वाहक नली है, तो इसमें थोड़ा सा दूरी दूरी बन गई, जोड़ना इसको है, इसको जोड़ने के लिए इसी पाइप का यूज करेंगे, इसे हम कहते हैं कपलर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कपलर। और दूसरी चीज़ें कि ये यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि वाहक नली कोहनी क्या होती है। वाहक नली कोहनी क्या होती है, ये वाहक नली क्या होती है, देखिए 90 अंश के मोड़ पर, मतलब 90 अंश के, ये दिखाया गया आप लोग को, ये 90 अंश के मोड़ पर ये मुड़ी होती है। जब हम जहाँ पर हमको बेंड करने की जरूरत पड़ती है, 90 अंश पर तार को मोड़ना पड़ता है, तो वहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे हम यल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वाहक नली मोड़, मतलब ये इसको बेंड के नाम से जानते हैं। वाहक नली जो मोड़ होता है इसको हम बेंड के नाम से जानते हैं। ये देखिए दीवार, जैसे दीवार होता है, ये हमारा क्या हो गया, एक दीवार मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये दीवार से यहाँ जो तार जाती है, तो यहाँ तार ऐसे मुड़ती है ना, तो यहाँ पर जो तार मुड़ती है, तो यहाँ पर भाई तो यहाँ पर एक एक मोड़ लगाना पड़ेगा ना, तो जो मोड़ लगाते हैं उसी को हम कहते हैं वाहक नली मोड़, ठीक है ना। वाहक नली मोड़, तो यहाँ पर मतलब दो वाहक नलियों को जोड़ने के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं, पर यहाँ पर क्या है, मोड़ के लिए, जहाँ मोड़ होता है वहाँ पर, ठीक है। और जो वाहक नली कोहनी होती है वो 90 अंश में जहाँ मोड़ की जरूरत पड़ती है वहाँ पर करते हैं, ठीक है। देखिए वाहक नली बुशिंग क्या होती है, जैसे कि ये बोर्ड होता है, ये हमारा बोर्ड आया, यहाँ पर बोर्ड बोर्ड लगाना है, तो यहाँ पर इसको क्या होता है, बोर्ड को कस दे बढ़िया से नट बोल्ट लगा करके, तो ये हमारा वाहक नली बुशिंग होती है। यहाँ पर वाहक नली बुशिंग लगाएंगे, और वाहक नली बुशिंग लगाने के बाद नीचे से जो वाहक नली निप्पल होता है, इस वाहक नली निप्पल, तो इसके यहाँ से हम कस देंगे, इसमें चूड़ियाँ बनी होती है, ठीक है, जिससे बोर्ड क्या हो, फिक्स बना रहे, ठीक है, क्लियर। और दूसरा नेक्स्ट चीज जो होता है इसमें, बात समझिएगा, हाँ, लॉक नट होता है। लॉक नट जो होता है, जो ओवर हेड जो हम कंड्यूट का वायरिंग करते हैं, तो यहाँ पर क्या करता है, इसको फंसाने के लिए, यहाँ पर इसको हम फंसाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो प्रयोग करते हैं इसी को क्या कहते हैं, लॉक नट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रू द्वारा हाँ हाँ लगा देते हैं, ठीक है। वाहक नली सैंडल, वाहक नली सैंडल क्या होता है, जैसे क्या होता है कि एक पाइप इधर से आई है, एक पाइप इधर से आई है, ठीक है, और ये लंबी 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 रूट से आ रही है, मतलब लंबा है। तो यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर मोड़ यूज करते हैं, यहाँ पर जो मोड़ यूज करेंगे कि मतलब यहाँ पर मोड़ भी यूज करना है, और देखना है कि ये हमारा सही है कि नहीं सही है, पाइप तार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीच में फंस तो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक प्रकार ये जंक्शन की तरह प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, एक प्रकार के जंक्शन की तरह प्रयोग करते हैं। तो इसी में यहाँ पर होता है एक कट लगा होता है इसी पाइप के अंदर, तो यहाँ पर इसको ढक्कन की तरह निकाल देंगे, ढक्कन निकालेंगे, तो यहाँ पर तार दिखेगा, तार लेकर को हम ले करके मोड़ सकते हैं, मोड़ करके डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। वाहक नली रिड्यूसर, वाहक नली रिड्यूसर, जिससे कि यहाँ देखिए जैसे कहीं कहीं चार तार गया है, हाँ, कहीं के क्या होता है कि
कहीं कहीं क्या होता है कि 5 तार चला जाता है किसी नली में 10 तार चला जाता है। यदि मान लीजिए कि 5 तार गया, इस नली में कितना तार गया है? 5 तार, 1 2 3 4 5, मतलब इतना मोटा लगेगा। लेकिन कहीं में नली में 10 तार गया है, तो वो तो हमारा मोटा होगा ना, वो तो हमारा मोटा होगा ना। तो यहाँ मोटा होगा, तो यानी ये देखिए नली पतला है और ये नली मोटा है, तो इस नली और इस नली को जोड़ने के लिए जिस जो मोड़ होता है या बेंड होता है, या तो स्ट्रेट थ्रू होता है, उसको जोड़ने के लिए जो प्रयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम? रिड्यूसर, वाहक नली रिड्यूसर। यानी जो बड़ी नली है उस नली को छोटे नली में क्या करना? मर्ज कर देना। इस प्रकार से उसको कहते हैं वाहक नली रिड्यूसर। क्लियर बस भाई? चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आप लोग को इंटरनल वायरिंग के थोड़ा सा रूल, कि स्विच बोर्ड कितनी ऊपर लगाई जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कितनी ऊपर लगाई जाती है, दो फैनों की बीच की दूरी कितनी होती है, हाँ, दो बल्बों की बीच की दूरी कितनी होती है, बल्ब फर्श से कितना ऊपर रखें, फैन को फर्श से कितना ऊपर रखें, कितना लगाएं, हाँ, कितना ऊपर रखना चाहिए, क्षैतिज ऋण होता क्या है, सारे के बारे में हम लोग को कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, टेक केयर।